अक्सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों में यूपीएससी के सिलेबस को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप भी चिंता कर रहे हैं यूपीएससी के सिलेबस को लेकर तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम विकास मल्लिक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद BK07। और इस चैनल पर मैं आपको यूपीएससी के सिलेबस, बुक लिस्ट, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्ट्रेटेजी, PYQ ट्रेंड एनालिसिस, करंट अफेयर्स की जानकारी और यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यूट्यूब पर यह मेरा पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की। दोस्तों, आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप में से कई लोगों को यूपीएससी के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है और आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्जाम के लिए क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। वीडियो में मैं आपकी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए बढ़ते अपने वीडियो में आगे की तरफ और बात करते यूपीएससी के पूरे सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत में जितने भी ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं उनके एग्ज़ाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 यानी कि सामान्य अध्ययन 1 और उसके बाद पेपर 2 यानी कि CSAT। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं जिनका टोटल मार्क्स होता है 1750 और इंटरव्यू 275 नंबर की होती है। जैसा कि मैंने बताया, इंटरव्यू 275 नंबर की होती है। तो यानी कि टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 1750 और 275 यानी कि टोटल 2025, यानी कि यूपीएससी टोटल 2025 मार्क्स का एग्जाम करवाती है। प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रीलिम्स की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। प्रीलिम्स प्रीलिम्स में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं जिनका कुल मार्क्स 200 होता है और 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि वन थर्ड आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं CSAT की। CSAT में कुल 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का एग्जाम होता है। ये भी 2 घंटे की होती है और इसमें भी वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है और ये भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, CSAT की एक बात मैं आपको बता दूं, CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको मात्र 33% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 66.67 समथिंग कुछ होता है, जो कि अगर आप राउंड फिगर करें तो 67 होता है 200 में। अगर ये आप ले आते हैं तो आप CSAT क्वालिफाई कर जाएंगे। और CSAT को बस आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि CSAT का आपका मेरिट लिस्ट कोई लेना देना नहीं है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाने के लिए आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका आमतौर पर कट ऑफ अगर आप देखें, मैं अगर आपको सेफ साइड बताऊं ऑल कैटेगरी को मिला करके, तो आप मान के चलिए मोटा मोटी 90 टू 95। अगर आप 90 टू 95 लेके आते हैं तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं दिया गया है, जो कि आपको बहुत छोटे में ही बताया गया है। तो इसका सिलेबस में आपको पढ़ना होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। इसके साथ ही प्रीलिम्स में हम पढ़ेंगे आर्थिक और
सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। और इसके साथ ही पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं आपको कि प्रीलिम्स में आपको जो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो कुल मिलाकर है जैसे कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद आपका पॉलिटी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसके साथ ही जनरल साइंस, जनरल साइंस। अब बात करते हैं हम लोग, माफ करना, अब बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स पेपर 2 यानी कि सी सेट की। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रीलिम्स सी सेट जो हमारा पेपर है, सी सेट का पेपर, इसमें आपको सिर्फ 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें आपको बस 33% मार्क्स लाना है यानी कि 67 और आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। अगर बात करूं तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस दिए रहते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है, और उसके बाद मैथ्स रहता है, मैथ्स, और इसके साथ ही आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए रहते हैं। आपको बस उनको अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं हम लोग यूपीएससी मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ मेंस के बारे में। तो मेंस में कुल 9 पेपर जैसा कि मैंने बताया है। तो पेपर 1 जो होता है वो होता है निबंध का, जिसमें आपके 250 नंबर का एग्जाम होता है। उसके बाद पेपर 2 यानी कि जीएस 1, जीएस 1 में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपका टोटल 250 नंबर का एग्जाम होता है। पेपर 3 यानी कि जीएस 2, इसमें आपको शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना होता है। ये भी आपका 250 नंबर का एग्जाम होता है। पेपर 4 यानी कि जीएस 3, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। इसके साथ ही आपको पढ़ना होता है जी पेपर 5 यानी कि जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। ये भी आपके 250 नंबर का होता है। इसमें आपको एक केस स्टडी भी पढ़ना होता है, केस स्टडी भी पढ़ना होता है, केस स्टडी बोल के। अगर मैं अब बात करूं वैकल्पिक विषय यानी कि पेपर 6 और पेपर 7, तो अगर मैं मोटे तौर पर अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यूपीएससी का सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर जो आपको रैंक दिला सकता है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये टोटल 250 नंबर के होते हैं यानी कि टोटल 500 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और ये आपका एक ही दिन में 2 शिफ्ट में ये पेपर का एग्ज़ाम होता है। और इस पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, अगर ऑप्शनल में आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो, और इस 100+ मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो ऑप्शनल में, तो मोटे तौर पे मैं बताऊं आपको, तो मान के चलो आप मोटे तौर पे कि आपको लगभग आईएएस मिलने का चांसेस बन जाएगा, लगभग आपको आईएएस का पोस्ट मिलने का चांसेस बन जाएगा। एक आपको वैकल्पिक विषय और दूसरा आपका एसए राइटिंग और ऑप्शनल, ये 2 पेपर अगर आपने अच्छे से कर दिए और जीएस में आपने कोई भी गलती नहीं की, जीएस के पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक आपने कोई भी गड़बड़ी नहीं की, आपने सभी एग्जाम अच्छे से दे दिया है, मोटे तौर पे अच्छे से दिया है। और आपने एसए में अगर 150+, जो कि आजकल अगर यूपीएससी के एग्जाम को देखा जाए तो अमूमन बेसिकली नॉर्मल नंबर है। अभी अगर आप देखें तो एसए में 170+ बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, पर मैं आपको 150 बोलूँगा, 150+। और ऑप्शनल में अगर आप 300+ लेके आ जाते हो, मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो आपको लगभग आईएएस मिलने का चांसेस बन जाएगा। मतलब अगर मोटे तौर पे बात करें कि 2025 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप
टोटल मिला करके अगर आप 1050 नंबर लेके आ जाते हो, चाहे आप फिर किसी भी कैटेगरी से हो, जनरलिस्ट कैटेगरी से हो, आप SC ST से हो, आप OBC से हो, आप EWS से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप मोटे तौर पर 1050 नंबर लेके आ जाते हो, जो कि बहुत ही टफ होता है लाना, अच्छे अच्छे टॉपर्स भी इतने मार्क्स को लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है उनको। पर फिर भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर आप ये अचीव कर लेते हो, ये स्कोर अगर आप अचीव कर लेते हो, तो मैं आपको 90% बोल सकता हूँ, 90% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको IAS मिलने का चांसेस मिल जाएगा। आपको IAS बनने से फिर बहुत ही रेयर ही चांस ऐसे होंगे जहाँ आप इंटरव्यू में गड़बड़ करोगे तो आपको IAS नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको IAS मिलने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। अब बात करते हैं कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर में आपके एक होती है अंग्रेजी, यानी कि जो पेपर 8 होती है अंग्रेजी। अंग्रेजी इसमें आपको न्यूनतम 25% अंक लाने होते हैं। ये 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अगर 300 में 25% अगर देखें तो 75 नंबर होते हैं। अगर आपने 75 मार्क्स आप लेके आ जाते हो तो आप ये कंपलसरी पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेंस के एग्ज़ाम में इस पेपर का मार्क्स नहीं ऐड होता है। मेंस पेपर में आपको पेपर 1 to 4 ऐसे राइटिंग और ऑप्शनल का मार्क्स जोड़ करके 1750 नंबर के होते हैं। पर ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर इसमें आप फेल होते हो तो आप फेल हो जाओगे, तो इसमें आपको पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेम पेपर 9 हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, मतलब कि जरूरी नहीं कि आप हिंदी ही लें, 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा लिस्ट में दी हुई है, जो भी भाषा ऐड की गई है, यानी कि गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी लैंग्वेज हो, आप वो लैंग्वेज को चूज कर सकते हो और उस विषय में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कंपलसरी पेपर का होता है। और ये भी 300 नंबर का ही होता है। इसमें भी आपको 25% यानी कि 75 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया 1750 नंबर टोटल होते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की 275 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल 2025 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको लाना है 1050 का टारगेट आपको रखना है, तो आप एक सेफ टारगेट पे रहोगे। देखो मुझे पता है 1050 नंबर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट आप अचीव कर सकते हो। ये बात सही है कि आप अचीव कर सकते हो। अगर आप खुद से ठान लो तो आप अचीव कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि मानो तो हार, ठानो तो जीत। तो बस वही बात है कि अगर आप ठान लेते हो तो आप ला सकते हो। बच्चों का खेल नहीं है, बट कर सकते, अचीव किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में, जो कि सबसे पहला आता है आपका कंपलसरी पेपर, यानी कि पेपर ए और पेपर बी। जैसा कि मैंने बताया कंपलसरी पेपर ये आपका अनिवार्य भारतीय भाषा है, ठीक है, अनिवार्य भारतीय भाषा। कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो इसके सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिए गए पैसेज की समझ, इसमें पैसेज दिए होते हैं जिसको आपको आंसर राइट करना पड़ता है और सटीक लेखन करना होता है। उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध, निबंध आपको शॉर्ट में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन निबंध के ऊपर एक क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक पे आपको एक निबंध दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना होता है। इसके साथ ही अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और इसके विपरीत भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। मतलब अंग्रेजी से आपको भारतीय भाषा, आप जो भी कंपलसरी लैंग्वेज यूज़ करोगे आपको इंग्लिश में एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको अपने उस लैंग्वेज में जो भी भाषा आप, जो भी पेपर आप सेलेक्ट करते हो जिस भी भाषा के, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जिसमें भी, उसको आपको उसमें ट्रांसलेट करना पड़ता है और सेम वही लैंग्वेज पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपको उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग पेपर बी। पेपर बी यानी कि अंग्रेजी, ठीक है। पेपर बी जो था अंग्रेजी, ये आपका डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो आपको पढ़ना ही पड़ता है। इसमें आप कोई भी पेपर, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, बट इसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ता है। इसमें भी सेम वही है, दिए गए पैसेज की समझ, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली और लघु निबंध। के साथ कंपलसरी पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को विस्तार से डिस्कस करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, यूपीएससी का मेंस के
4 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं। तो पहला पेपर है जीएस पेपर 1। इसमें आपको पढ़ना होता है भारतीय विरासत, संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का इतिहास और समाज, यानी कि हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड और इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनकी रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए ये जिम्मेदार कारक। और इसके साथ ही पढ़ते हैं हम लोग भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हमारा वरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। और अब आता है, अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 2, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि पेपर 2 में हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं वो आता है यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। ठीक है, तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। भारतीय संविधान की योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभाग, समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा,
मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं विश्व के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश आदि। इस हम आते हैं पेपर 3 के बारे में, और यूपीएससी के सबसे टफेस्ट पेपर के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी का सबसे टफेस्ट पेपर इसलिए क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे टॉपर्स भी बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो 100 के ऊपर नंबर ला पाते हैं। तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। जनरल स्टडीज पेपर 3, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। यानी कि हम इसमें अगर बात करें कि क्या क्या पढ़ना है हमें, तो इसमें हमें पढ़ना पड़ता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो अब बात करते हैं 1 बाय 1 इसके सिलेबस के बारे में। तो क्या क्या पढ़ना हमें पड़ता है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। उसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, बुनियादी ढांचा यानी कि ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, निवेश मॉडल। और इसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। इन सब के साथ साथ हमें और भी पढ़ना पड़ता है, जैसे कि संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कराने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा आदि बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। जो हम लोग बात करेंगे वो है पेपर 4 की। पेपर 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेपर 4 का सिलेबस मैं आपको बता दूं। पेपर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पेपर 4 में हमें पढ़ना होता है जीएस पेपर 4 यानी कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार, तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रसारकों
प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक समक्ष अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था आदि। इसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक, आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ और उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी, यानी कि इसमें हम लोग केस स्टडी भी पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग यूपीएससी में सारे सब्जेक्ट्स, माफ़ करना, सारे पेपर के कैसे कैसे मार्क्स डिवाइडेड किए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसए। एसए में 2 सेक्शन होता है, हर सेक्शन पे 2 टॉपिक होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, 4 टॉपिक आपको दिए रहेंगे। इसमें आपको कोई 2 ऐसे लिखने हैं, मतलब टॉपिक 4, यानी कि सेक्शन ए से 1 और सेक्शन बी से 1, और 150 नंबर का एग्जाम होता है, 300 मार्क्स होते हैं, 2 लिखने होते हैं हमें। उसी तरह अब बात करते हैं पेपर 2, यानी कि जनरल स्टडीज़ 1। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन और 15 नंबर के 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 250 नंबर। उसी तरह पेपर 3 भी होता है, यानी कि पेपर 3 यानी कि जनरल स्टडी 2। इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन, 15 नंबर के 10 क्वेश्चन, 250 नंबर। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 4, यानी कि जनरल स्टडी 3। इसमें भी सेम 20 क्वेश्चन, 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन और 15 नंबर के 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 250 नंबर। उसके बाद आता है पेपर 4 एथिक्स। इसमें 13 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 6 केस स्टडी होते हैं, यानी कि 10 नंबर के 13 क्वेश्चन और 20 नंबर के 6 केस स्टडीज होते हैं, टोटल 250 नंबर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज पेपर 4 एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 120 तक मार्क्स ला सकते हो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो, और ये आपका मार्क्स इंप्रूव करने में भी बहुत मदद करेगा। तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऑप्शनल पेपर में भी 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। दोनों सेक्शन से 4-4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। पेपर 1 में 250 नंबर और पेपर 2 में भी 250 नंबर का होता है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, बी में 4 क्वेश्चन। और ये याद रखना, ये पेपर डिसाइडर पेपर है, याद रखना इसको। आपको एनी हाउ हमेशा याद रखना, किसी भी तरह करके एड़ी चोटी का जोड़ लगा के 300 लाने की कोशिश करना ही करना, क्योंकि ये आपका रैंक डिसाइड करेगा। और इसमें आपको मैं सिलेबस पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस होते हैं। आप जो पेपर डिसाइड करोगे, जो पेपर आपको दी, कहने का मतलब है कि जो लिस्ट में आपको दिया रहेगा उसमें से आप जो भी पेपर चूज करोगे, लाइक जैसे आपको जो भी पेपर इंटरेस्ट है, जिसमें जैसे हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, जो भी आप ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हो, आप उस पेपर को लेकर के ऑप्शन की तैयारी कर सकते हो। अगर आप कहो तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो कमेंट करना कि आपको ऑप्शन के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बना करके डालूं तो कमेंट करना। तो अब बात करते हैं काउंटेड पेपर की। जैसा कि मैंने बताया,
इंडियन लैंग्वेज यानी कि हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी लेना है 300 नंबर, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इंग्लिश 300 नंबर, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ऐसे ये आपका काउंटेड होता है। जनरल स्टडी 1 काउंटेड, 2 काउंटेड, 3 काउंटेड। ये पेपर आपके काउंट किए जाएंगे और इन्हीं के मार्क्स के रूप में आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। पेपर 4 काउंटेड, 5 माफ करना ऑप्शनल पेपर 1 काउंटेड, ऑप्शनल पेपर 2 काउंटेड। ये सारे पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं और आपको इसी के बेस पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू की, यानी कि यूपीएससी का आखिरी स्टेज इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। यहाँ आपकी सोच और क्वेश्चन को सही तरीके से डील करने की आपकी अप्रोच और आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है कि आप में सिविल सर्वेंट बनने की बात है या नहीं है। और इसी के साथ यूपीएससी का पूरा सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आया हो। साथ मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी का सिलेबस बड़ा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, यूपीएससी देखने में बहुत हार्ड है, इसका पेपर बहुत हार्ड आता है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये हार्ड नहीं। अगर आप सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के समाप्ति में करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड और भी सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, भारत माता की जय।